हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। इससे पहले की वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप की कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन और साथ ही साथ इसके आसपास मौजूद महासागर, सागर और साथ में कुछ जलसंधियों के बारे में डिस्कशन किया था। उस वीडियो में हमने जाना था कि सहारा मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, कांगो बेसिन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में सवाना घास के मैदान का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, और साथ ही साथ कालाहारी और नामीब डेजर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हो या फिर एटलस पर्वत, इनके निर्माण से संबंधित और साथ ही साथ इनके विस्तार से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो अवश्य देख लें। ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को, यानी कि इससे पहले जो अफ्रीका का वीडियो आया था स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल है, उसको बिना देखे ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियां और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को कवर करने वाले हैं। परंतु इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इसके पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। इससे आपके सोचने समझने की क्षमता में ना केवल विस्तार होगा, बल्कि आपको एक सुपर कंटेंट भी मिल जाएगा और इससे बहुत सारे डायमेंशंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा भाई, जिस प्रकार से सबसे पहले मैं बताता हूं कि यदि आप अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप ही वह महाद्वीप है जिससे अदर महाद्वीप टूटकर अलग हुए हैं। यानी कि चाहे वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाला सेक्शन हो, चाहे वो आप पाए कि ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया हो, या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत का नाम देते हैं, ये वाला एरिया हो, या फिर मेडागास्कर, ये सभी अफ्रीका महाद्वीप से ही टूटकर अलग हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप से एक और भाग टूटकर अलग हो रहा है और इस भाग को नाम दिया जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वाला सेक्शन। मैंने कल की वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि ये वाला जो एरिया है इसे नाम दिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया देशों को शामिल किया जाता है। यहां पर आता है एक मोजाम्बिक देश और इसी मोजाम्बिक देश से एक आइलैंड टूटकर अलग हुआ है जिसको नाम दिया जाता है मेडागास्कर, और मध्य वाले भाग में आपको देखने के लिए मिलेगा मोजाम्बिक चैनल वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र है ना। फिर यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है इंडियन ओशन वाला सेक्शन। तो बस इसी एरिया की हम बात कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मैं इस मैप को कंप्लीट कर लेता हूं। जब आप इस मैप को कंप्लीट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप मैप जितना अच्छा बनाएंगे उतना आकर्षक ये लगेगा, और जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस मैप को प्रिपेयर करते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए। देखिएगा भाई, यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ही ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली प्रारंभ होती है और जाती है मोजाम्बिक देश तक। इसका निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें या फिर तमाम प्रकार की क्रियाओं के अनुसार हम देखें तो इसको नाम दिया जाता है अफ्रीकन भ्रंश घाटी या फिर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह असल में एक रिफ्ट वैली है ना, यानी कि इसका निर्माण भ्रंशन की क्रिया के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको भ्रंश घाटी का नाम दिया जाता है। हिंदी में नाम दिया जाए तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी या फिर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। अब यदि इसके ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो कुछ सागर और कुछ खाड़ी क्षेत्र आपको यहां पर नजर आएंगे, जैसे कि यहां लाल सागर है, बाबल मंडेप जल संधि है, और साथ ही साथ नीचे आते हैं तो यह है अदान की खाड़ी, यहां पर इंडियन ओशन है, यहां पर मोजाम्बिक चैनल है। जब आप इन एरिया को देखते हैं तो असल में इस भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण यहां पर कुछ छोटी छोटी झीलों का भी निर्माण हुआ है, और इन झीलों का ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना होता है। क्या है इनका ऑर्डर? तो देखिएगा, सबसे पहले ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहां से कुछ नदियां भी निकलेंगी, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखें भाई, सबसे पहले इस सेक्शन में आपको दिखाई देती है न्यासा। अब ये जितनी लेक मैं बना रहा हूं आप एटलस में जाकर उनको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारी न्यासा झील। फिर जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देती है रुकवा, न्यासा रुकवा। देन आपको देखने के लिए मिलेगी टैगनाइका, इस सेक्शन में हमको दिखाई देती है टैगनाइका। इसी के आसपास वाले क्षेत्र में आपको ये सभी झीलें मिल जाएंगी, है ना, टैगनाइका। आफ्टर दैट जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको एक और झील देखने के लिए मिलती है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह है विक्टोरिया लेक। ये विक्टोरिया लेक के बारे में याद रखिएगा कि भाई ये 3 देशों की सीमा पर स्थित है, और ये 3 देश कौन से आते हैं? तो एक है युगांडा, एक आता है केन्या और एक आता है तंजानिया। दैट इज युगांडा
एंड एक आएगा केन्या, एटलस में जाकर इनको मार्क कर लेना, और एक आता है तंजानिया। इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया लेक। वहीं पर एक और देश देखने के लिए मिलेगा, बुरुंडी। और कई बार हम ये समझ लेते हैं कि बुरुंडी के साथ भी ये सीमा साझा करती है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान से एटलस को देखिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने तीनों देशों के नाम लिख दिए हैं। अब ये विक्टोरिया लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई यहां से असल में एक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी कौन सी है? तो इसको नाम दिया जाता है ब्लू नाइल रिवर। कुछ इस प्रकार से ये ओरिजिन लेती है और ये ऊपर की ओर बढ़ती है। अब युगांडा केन्या की सीमा से प्रवाहित होते हुए यहां पर आपको एक देश मिलेगा जिसको नाम दिया जाता है दक्षिण सूडान का, या फिर साउथ सूडान का। दक्षिण सूडान के ऊपर हमें नजर आता है सूडान वाला एरिया, और सूडान की एक राजधानी है जिसको नाम दिया जाता है खार्तूम। और सूडान की राजधानी खार्तूम में इथोपिया पठार या फिर इथोपिया हाईलैंड वाला एरिया यहां पर आपको नजर आएगा। इथोपिया हाईलैंड से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है ब्लू नाइल रिवर। ठीक है, यहां से एक नदी निकलेगी और ये दोनों ही नदियां अपना संगम बनाती हैं जिस एरिया में, उस एरिया को नाम दिया जाता है सूडान की राजधानी खार्तूम। कुछ इस प्रकार से, है ना, ये आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर जाकर ये अपना जल विसर्जित करेगी। कहां? तो यह है भूमध्य सागर वाला एरिया। ये नदी कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। तो यह है भाई व्हाइट नाइल, और एक आती है हमारी ब्लू नाइल। तो यह सूडान की राजधानी खार्तूम में, अर्थात इस स्थान पर आपको इनका संगम देखने के लिए मिलेगा। दैट इज सूडान की राजधानी खार्तूम। ठीक है, अब ये नदियां कौन सी हैं? तो ये है हमारी व्हाइट नाइल, यानी कि इसको कहा जाएगा सफेद नील, और एक आती है हमारी नील नदी या फिर ब्लू नाइल रिवर का इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ये इतनी नदियां हैं। अब जरा देखो कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। जब विक्टोरिया झील से ये व्हाइट नाइल रिवर निकलती है और सूडान की राजधानी खार्तूम में ये मिलती है, और जब ये इजिप्ट में जाती है, इजिप्ट कहां पर मिलेगा? तो ये वाला जो सेक्शन मिल रहा है ये पूरा का पूरा इजिप्ट है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये पूरा इजिप्ट देश है। इजिप्ट में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसको नाम दिया जाता है आसवान बांध। इजिप्ट वाले एरिया में जाकर आप देखेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा, यह है आसवान बांध। और इसी के आसपास आपको एक झील भी मिलेगी जिसको नाम दिया जाता है नासेर झील। ठीक है, यहीं पर आपको नासेर झील भी देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों ही इस नील नदी पर बनी हुई हैं। यानी कि हम जनरली ये बोल देते हैं कि भाई विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी कि अमेजन नहीं, सॉरी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी यानी कि नील नदी का उद्गम इस विक्टोरिया लेक से होता है। परंतु याद रखें, गंगा के परिप्रेक्ष्य में भी आप ये बात बोलते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। वास्तविकता यह है कि इस गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है। ठीक, सेम उसी प्रकार से ये सफेद नील और ब्लू नील, यानी कि व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के मिलने से निर्माण होता है किसका? नाइल रिवर का। परंतु हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि विक्टोरिया झील से इसका निर्माण होता है, यानी कि उद्गम होता है। तो दोनों सिनेरियो को आपको इसमें याद रखना होगा। अब यदि आप इजिप्ट को देखते हैं तो असल में ये जो इजिप्ट है ये शुष्क भूमि वाला एरिया है। अपने पिरामिड्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, यानी कि यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है, परंतु यहां से ये नील नदी के प्रवाहित होने के कारण यहां खजूर की खेती बहुत अच्छे से हो पाती है। इसलिए ये वाला जो एरिया है ये खजूर की खेती के लिए बहुत अच्छे से फेमस माना जाता है। और साथ में याद रखिएगा, इसको इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये तो हुई कुछ झीलें जो कि इसी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के कारण निर्मित हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की झीलें, या फिर ग्रेट अफ्रीकन लेक्स का भी इनको नाम दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। साथ में याद रखें भाई कि इसके अलावा कुछ और झीलें आपको मिलेंगी, इनके भी नाम मैं लिख देता हूं यहां पर। जैसे यदि आप देखें तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी एडवरा। ठीक है, यहां पर आपको मिलती है एल्बर्ट, नेमिंग कर देते हैं। एक आती है एडवरा, एक आती है एल्बर्ट, एक आती है क्योगा इस एरिया में, ये आती है क्योगा, और एक आती है तुर्काना। इस सेक्शन में हमको नजर आती है तुर्काना। ठीक है भाई,
तो ये झीलें आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, ये तो हुई ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की झीलें, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है तो मैंने आपको बता दिया, विक्टोरिया। अब इसके अलावा कुछ रिवर्स की मैं यहां पर प्लॉटिंग करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और ये रिवर्स कौन सी हैं तो देखिए, इसी मैप को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि भाई मैं दूसरे मैप में थोड़ा आसानी से आपको ये समझ बातें शो कर पाऊं। देखिए भाई, तो देखिए, अब एक रिवर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इस नदी को नाम दिया जाता है भाई नाइजर नदी। याद रखें कि ये नाइजीरिया में अपना मुहाना बनाती है। इसका नाम है नाइजर रिवर। इसका जो घाटी क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये पाम ऑयल के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसीलिए कई बार इसको पाम ऑयल रिवर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पाम ऑयल रिवर किसको कहा जाता है तो यही है नाइजर रिवर। ये पाम ऑयल रिवर के नाम से इसको जाना जाता है या फिर पाम ऑयल नदी के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, इसको कंप्लीट किया। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि वर्ल्ड की सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है यह है कांगो नदी। यानी कि जहां पर आपको कांगो देश, कांगो गणराज्य, ये समझ देश नजर आएंगे ना, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये कांगो रिवर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यह है कांगो रिवर वाला एरिया। इसकी कई सहायक नदियां हैं और इसके घाटी क्षेत्र में मैंने कई बार यानी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कांगो बेसिन का विस्तार है, यानी कि कांगो सदाबहार वनों का विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। यह है कांगो नदी वाला एरिया। इसका पूरा पूरा नदी तंत्र जितने एरिया में विस्तृत है वहां पर आपको कांगो वन, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की श्रेणी में आते हैं, का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और इन्हीं की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है कसई नदी, है ना। और इस कसई नदी के आसपास वाले एरिया में आपको विस्तृत दिखाई देता है या फिर स्टैब्लिश दिखाई देता है डायमंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये डायमंड रिसर्च सेंटर आपको यहां पर स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि इसके तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे कि कहरा और अलेक्जेंड्रिया। ये दो फेमस सिटीज मानी जाती हैं जो कि इसके तटवर्ती क्षेत्र में आपको विस्तृत देखने के लिए मिलती हैं, कहरा और अलेक्जेंड्रिया। ठीक, ये यहां पर आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेंगी। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आपको एक एक वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। अभिषेक कुमार ज्योग्राफी मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर कुछ जलप्रपात भी आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि भाई एक तो मिलता है स्टैनली जलप्रपात और एक मिलता है लिविंग स्टोन जलप्रपात भी यहां पर आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेगा, लिविंग स्टोन। ठीक है, ये दो वाटरफॉल हैं जो कि यहां पर विस्तृत है। एक और बात कि यहां पर एक और नदी आती है जिसको नाम दिया जाता है लिम्पोपो रिवर। कुछ इस प्रकार से ये आएगी लिम्पोपो नदी और ये अपना मुहाना बनाती है डेलगांव की खाड़ी में, यानी कि ये है मोजाम्बिक चैनल। और मोजाम्बिक चैनल से जब आप आगे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी डेलगांव की खाड़ी। और यहां पर एक नदी आती है जिसको नाम दिया जाता है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। यह अपना मुहाना बनाती है इसी डेलगांव की खाड़ी में, इसका नाम है लिम्पोपो रिवर। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहां पर जाम्बिया और साथ में साउथ अफ्रीका देश मिलेंगे। तो जाम्बिया और साउथ अफ्रीका की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है ये लिम्पोपो नदी। एक और नदी है जिसको नाम दिया जाता है भाई यहीं पर जाम्बिया रिवर। और ये जो जाम्बिया रिवर है कुछ इस प्रकार से ये आती है और अपना मुहाना बनाती है ये इस मोजाम्बिक चैनल में। यह है हमारी एक और नदी जिसको नाम दिया जाता है जाम्बिया नदी। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की यह सीमा निर्धारित करती है, जाम्बिया रिवर या फिर जाम्बिया नदी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था अफ्रीका की रिवर्स और साथ ही साथ ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में। देखिएगा भाई कि यदि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की मैं बात करूंगा तो ये इस पर अकेला एक 3 घंटे का लेक्चर हो सकता है। ये 3 घंटे का अकेला इस पर लेक्चर हो सकता है। मैंने इसको बहुत ही कम शब्दों में आपके साथ साझा किया है और ये बहुत कम शब्दों में साझा इसलिए किया है कि ताकि बस आपको याद रहे कि हाँ ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जैसा कुछ है, परंतु याद रखिएगा आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा। बात समझ में आई? यदि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पूरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़कर जा सकते हैं। थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।